हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, यानी कि किसी एक एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस तरीके से पेश किया गया था, किस साइंटिस्ट ने इसको पेश किया था, यही सब आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स एक बेसिक पार्ट है, क्लास 10 से हम पढ़ के आए हैं कि जो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन थे उसके बेसिस पे क्लासिकल मैकेनिक्स को मॉडिफाई किया गया था, चेंजेस किए गए थे, क्योंकि साइंटिस्ट न्यूटन ने जो लॉ ऑफ मोशन दिए थे उन्होंने काफ़ी ड्रास्टिक चेंज ला दिए थे क्लासिकल मैकेनिक्स में। ओके, तो उसी की वजह से क्लासिकल मैकेनिक्स में कुछ चेंजेस किए गए थे। एंड जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके थ्रू एक्चुअली मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक, जो कि शेप में साइज में बहुत बड़े होते हैं। ओके, तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में, जैसे कि कोई स्टोन पत्थर गिर रहा है, या प्लेनेट है जो कि रोटेट कर रहा है सन के चारों तरफ, या फिर कोई कार है जो कि मूव कर रही है, तो इस टाइप से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन ये जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, ओके, अगर इनके बिहेवियर की बात करें तो इन सारे ही मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ये एज अ पार्टिकल ही बिहेव करते हैं। लेकिन जब यही क्लासिकल मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पे अप्लाई किया गया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो अनसक्सेसफुल था, वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के फीचर्स के बारे में। ओके, एंड इसी वजह से जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो डिसरिगार्ड हो गया यानी कि फेल हो गया इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ड्यूअल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में। तो जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ के आए स्टूडेंट्स की जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं ये जनरली ड्यूअल नेचर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, राइट। एंड इसी वजह से साइंस को मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ी, जहाँ पे इन माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स या पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए, इनका ड्यूअल बिहेवियर को भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया जा सके। एंड वहीं से एक नए साइंस का जन्म हुआ, बर्थ हुआ। एंड उस ब्रांच को जिसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया, उसको नाम दिया गया क्वांटम मैकेनिक्स, या दूसरा नाम था वेव मैकेनिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना क्लियर है। तो अब बात आती है कि ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए था, राइट। बट ये क्वांटम मैकेनिक्स जो वर्ड है इसके बारे में और इन डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये जो क्वांटम मैकेनिक है, ओके, ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये एक थ्योरेटिकल साइंस है जिसमें हम डिटेल में स्टडी करते हैं उन माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन के बारे में। ओके, एंड जब ये माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस मोशन करते हैं तो उस कंडीशन पे ये ड्यूअल नेचर शो करते हैं, यानी कि वेव एंड पार्टिकल नेचर दोनों ही शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो इसके बाद इन द ईयर ऑफ 1926 साइंटिस्ट वर्नर हेजनबर्ग एंड साइंटिस्ट अर्विन स्क्रोडिंजर ने सेपरेटली दोनों ने अपना अपना क्वांटम मैकेनिक्स को मॉडिफाई किया। एंड यहाँ पे जो ये मॉडिफाइड क्वांटम मैकेनिक्स मिला बाय द साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर के थ्रू, उसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर थे उन्होंने इस क्वांटम मैकेनिक्स में क्या एक्सप्लेन किए एग्जैक्टली। ओके, तो साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया, एंड ये जो इक्वेशन है वो था एक्चुअली उस इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन के लिए। जैसे कि अभी हमने बात की है कि जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वो वेव नेचर भी शो करते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वेव मोशन करते हैं तो जनरली ये 3 डायमेंशनल रीजन में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं, राइट। एंड ये जो इक्वेशन दिया गया था उसको नाम दिया गया स्क्रोडिंजर वेव मोशन। ओके, एंड ये जो इक्वेशन था एक्चुअली ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन था जिसको इस इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। एंड इसको रीड किया जाता है लाइक ये जो आप एक सिंबल देख रहे हैं, राइट,
त्रिशूल टाइप का, इसको साई पढ़ा जाता है। तो ये जो है दैट इज डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इन द ब्रैकेट ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है जिसको बोला गया है स्क्रोडिंजर वेव मोशन या फिर स्क्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ वेव फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो यहाँ पे आप बहुत सारे एक्चुअली स्टूडेंट्स वेरिएबल देख रहे हैं। ये एक्स वाई जेड जो है ये रिप्रेजेंट करता है 3 डायमेंशनल रीजन को, ओके। एंड यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं साई जो लिखा हुआ है ये साई को हम बोलते हैं एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि वेव मोशन कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का जो एम्पलीट्यूड है उसको साई बोला जाता है, ओके। साई सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल m जो है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है एंड जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। E जो है वो एनर्जी है, आई मीन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ये जो V है वो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, ओके। तो ये एक इक्वेशन है जिसको स्क्रोडिंजर इक्वेशन बोला जाता है। आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो इक्वेशन में भी एक्सप्लेन किए वो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। एंड जो हमने अभी इक्वेशन देखे थे स्क्रोडिंजर इक्वेशन, उसका शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से लिखा जाता है एच साई कैप इक्वल टू ई साई। तो ये जो एक्चुअली एच कैप है, एच कैप जो है ये एक्चुअली एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियम ऑपरेटर, ओके। तो इस हैमिल्टोनियम ऑपरेटर के थ्रू भी हम शॉर्टकट में स्क्रोडिंजर इक्वेशन को लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है उस सिस्टम के जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी के, एंड जो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी है, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों टाइप का बिहेवियर शो करते हैं, ओके। एंड हमने बहुत पहले से पढ़ के आए हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी एंड उसके अलावा अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है, ओके स्टूडेंट्स। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि साई वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो इतना बेसिक पार्ट क्लियर है इस क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल ऑफ एटम का। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन आया था तो साइंटिस्ट स्क्रोडिंजर ने इस पे एनालिसिस करने के लिए और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए हाइड्रोजन के एटम को चुना एंड उस पर उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए, चलिए उस चीज़ को इन डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स स्क्रोडिंजर साइंटिस्ट ने जो उनका वेव इक्वेशन था उसको सॉल्व किया था हाइड्रोजन के एटम के वेव के लिए, ओके। या आप बोल सकते हैं कि उन्होंने एक ऐसा एटम लिया जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, जैसे कि हाइड्रोजन लिया, या फिर बोल सकते हैं हीलियम +1 आयन या लिथियम 2+ आयन। देखिए हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो यहाँ पे ऐसे एलिमेंट या एटम सिलेक्ट किए गए जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन थे, ओके। अब जब इस पे और रिसर्च की गई तो हमको यहाँ पे ओवरऑल 3 पॉसिबल एनर्जी लेवल्स देखने को मिलते हैं, ओके। यानी कि इन एनर्जी लेवल्स में से ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला है, अपना जगह लेने वाला है, एंड वहीं पे हमको इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के टाइम पे उसका वेव फंक्शन यानी कि साई जो है इस इलेक्ट्रॉन का कहीं ना कहीं मिलने वाला है इस एनर्जी लेवल के लिए, ओके। तो यहाँ होता क्या है, जब इसको ऑब्जर्व किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है जब मोशन कर रहा है तो इस वेव इक्वेशन के थ्रू ये पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है तो ये जो बेसिकली है इस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो वेव फंक्शन है ये कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है हर एनर्जी लेवल से, एंड एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटम, राइट। क्वांटा बोलते हैं, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो वेव फंक्शन है ये क्वांटाइज्ड होता है एंड इसका जो करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होता है उसमें एक्चुअली हमको 3 क्वांटम नंबर्स देखने को मिलते हैं। इस चीज़ को समझिए स्टूडेंट्स।
जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ओके। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी है एंड ये एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, राइट। एंड जब इस पे और इन डिटेल में एनालिसिस की गई इस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के थ्रू, तो ये पता चला हमें कि यहाँ पे 3 क्वांटम नंबर जो हैं वो अवेलेबल है, जिनके बेस पे हम और इन डिटेल इसकी नॉलेज ले सकते हैं। एंड ये जो 3 क्वांटम नंबर थे वो थे, फर्स्ट इज अ प्रिंसिपल, सेकेंड इज अ एजीमुथल एंड थर्ड इज अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये जो क्वांटम नंबर हैं ये एक्चुअली अराइज होते हैं स्क्रॉडिंजर के वेव इक्वेशन की वजह से ही, जो कि पहले पॉसिबल नहीं थे एंड किसी भी साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च नहीं कर पाए थे, ओके। तो ये जो वेव फंक्शन है जो कि मैथमेटिकल फंक्शन है एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का, तो इसकी वैल्यू एक्चुअली डिपेंड करती है उस इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट्स पे, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन उस एटम में एक्चुअली कहाँ है उसके पोजीशन के बेस पे ही ये मैथमेटिकल फंक्शन और वेव फंक्शन जो है काम करते हैं, ओके। एंड सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन किसी एक एटम में फिजिकल सिग्निफिकेंस कोई नहीं देता है, लेकिन इस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो बाद में इस पे और रिसर्च की गई कि किसी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ होता है, ओके। तो उसकी वेव फंक्शन के थ्रू इसको और एनालिसिस किया गया। तो ये जो वेव फंक्शन थे ये एक्चुअली ऑब्जर्व किए गए, जो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन है ये एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ओके। यानी कि इलेक्ट्रॉन जहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक प्लेस जो है एटम के अंदर उसको बोला गया एटॉमिक ऑर्बिटल। डोंट वरी स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल क्या है इस पे एनीवेज इन डिटेल में एक वीडियो आने वाली है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि साइंटिस्ट ने ये एक ऑब्जर्व किया चीज़ कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है जहाँ वेव मोशन हो रहा है, वेव नेचर के साथ मोशन हो रहा है, वो एक्चुअली कहाँ पे है एटम के अंदर, तो वो ऑर्बिटल्स के अंदर है, ओके। तो जो भी बेसिकली प्रोबेबिलिटी थी कि एक इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया जा रहा था एक एटम के अंदर कहाँ है, तो जब इस पे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की बात आई तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया कि जो एक इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, यानी कि साई के स्क्वायर के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओके। तो जो रिजल्ट इससे हमको देखने मिला कि जो क्वांटम मैकेनिकल स्टडी की गई है, जो कि प्रेडिक्ट की गई है एक्चुअली, वो सारे प्रेडिक्शन जो हैं वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेसिस पे लिए गए थे, ओके। एंड जब इसके लिए और इन डिटेल में पता किया गया तो ये देखा गया कि साइंटिस्ट नील बोर ने अपने उस एटॉमिक मॉडल में कहीं पे भी इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इस क्वांटम मैकेनिकल के बारे में कोई भी डिस्कशन, कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किए थे, ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। यानी कि साइंटिस्ट नील बोर तक उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, पर साइंटिस्ट स्क्रॉडिंजर के इक्वेशन की वजह से ये चीज़ सामने आ पाई थी। तो ये जो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन था उसने हाइड्रोजन के एटम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, ओके। तो इतना ज़्यादा क्रेडिट जाता है इस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को जो कि साइंटिस्ट स्क्रॉडिंजर ने दिए थे। हालांकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है अप्लाई करना किसी एक एटम के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पे, वो भी एक ही टाइम पे, क्योंकि किसी एक एटम के किसी एक इलेक्ट्रॉन की ही स्टडी एट अ टाइम की जा सकती है, ओके। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे ओवरकम हुई, उससे डील करते चले गए साइंटिस्ट लोग एंड उसके बेस पे उन्होंने कंप्यूटर के बेसिस पे इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया, ओके। एंड इससे ये चीज़ सामने आती है कि यहाँ पे कोई मेजर चेंज नहीं हुआ एक्चुअली जो कि स्टडी की गई थी हाइड्रोजन एटम में। यानी कि मेजरली क्या बोला गया स्टूडेंट्स, सबसे पहले पूरा जो रिसर्च किया गया था वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट या एटम पे किया गया था, लेकिन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए इस स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के लिए कैलकुलेट करना थोड़ा टफ था, तो उसके लिए कंप्यूटर की हेल्प ली गई। एंड बाद में जब ऐसे एटम्स की या एलिमेंट्स की स्टडी की गई तो सामने आया कि जो उन्होंने हाइड्रोजन के ऊपर रिसर्च किए थे वही ऑलमोस्ट वही बिहेवियर हमको मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट्स या एटम में भी देखने को मिलते हैं, ओके। हालांकि डिफरेंस क्या था हाइड्रोजन में और बाकी दूसरे एटम में कि बाकी जो एटम थे उनका जो न्यूक्लियर चार्ज था वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ते चले जाते हैं, ओके। एंड इस वजह से जो ऑर्बिटल्स थे, ऑर्बिटल्स क्या हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे या उनका जो प्लेस था उस एटम के अंदर वो कॉन्ट्रैक्टेड हो गए, सिकुड़ते चले गए, ओके।
तो बेसिकली क्या है, आने वाले कुछ लेक्चर्स में हमको ये स्टडी करना है किसी अगर दूसरे एटम या किसी पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हमको और इन डिटेल में स्टडी करना है तो ये बात पता चलती है कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है क्वांटम नंबर पे। एंड वो क्वांटम नंबर कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई नो स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आपको कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, किस तरीके से होगा। तो एनीवेज क्वांटम नंबर हम इन डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, फिलहाल हम जैसे आपको हिस्ट्री बता रहे हैं कि किस तरीके से ये एवोल्यूशन हुआ है। तो बेसिकली ऐसे एटम्स जिनमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ओके, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। एंड कीप इन माइंड कि जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो ना केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है बल्कि साथ ही साथ एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल l से। आई नो स्टूडेंट्स, अगेन वन मोर न्यू क्वेश्चन, व्हाट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर? तो उस पर इन डिटेल में वीडियो आने वाली है फॉर श्योर। बस अभी आप इस पूरे हिस्ट्री को समझिए कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है वन बाय वन। कुछ टर्म्स जैसे ऑर्बिटल्स हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सब क्या है तो एनीवेज आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।